अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो किरणें हैं, उस किरणों का अलग अलग एंगल से हम अगर किरणों को समतल दर्पण के ऊपर भेजते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे हम जो जाने वाली किरणों को ऐसा प्रतीत करते हैं कि वो फिर लौटती नहीं, यानी किसी दूसरे पॉइंट पर हमको वो दिखती नहीं। जैसे हम आपको ये समझाना चाहते हैं, आप इस बात को समझिए। जैसे ये हमारे पास एक बड़ी सी मिरर है और इस मिरर का ये पार्ट हमने इसका इधर वाला पार्ट कलर कर दिया और इस वाले पार्ट पे हम लाइट को भेजेंगे। ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है जो इसके पहले वाले क्लास में, पिछले वाले में आपने देखा होगा कि ये इसके साथ एक नॉर्मल लाइन हम लोग मानते हैं जो 90 डिग्री की होती है और इसको हम कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब के साथ हम आने वाली किरणों को जो भेजते थे, तो भेजने के लिए हम बहुत सारे, ये पूरे के पूरे इस पूरे प्लेट में हम बहुत सारा अभिलंब ले सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अभिलंब लेना चाहें तो अभिलंब का मीनिंग क्या होता है? अभिलंब का मीनिंग ये होता है कि हम सरफेस, हमारे पास जो मिरर की जो सतह है उस पर कोई भी लाइन कहीं पर भी उसके सतह पर हमने एक सीधा लाइन खींच दिया उस पॉइंट में, तो वो वाली लाइन अभिलंब हो जाएगी। आप इस बात को समझिए कि अभिलंब की लाइन हम कैसे इसको दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए, मैं इसको फिर से मिटा देता हूं और आपको आने वाली किरण से मैं बताता हूं। मान लो कि इसमें से जो आने वाली किरण है वो ऐसे आ रही है, तो ये इसका अभिलंब हो जाएगा, इस पॉइंट का। इस पॉइंट का ये भी मिरर का ही एक हिस्सा है, पॉइंट है, तो ये इसका एंगल हुआ 90। दूसरा एंगल सपोज मान लीजिए मैं यहां लेता हूं, ये इसका हो गया 90 डिग्री। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इसी प्लेन के, इसी मिरर का ये नॉर्मल लाइन है। तो आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको जब गोलीय दर्पण पढ़िएगा तो गोलीय दर्पण के समय जब आपके पास दर्पण में खींचने वाला जो अभिलंब होगा उस समय भी आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि अभिलंब का मीनिंग क्या होता है और अभिलंब हम खींचते कैसे हैं। तो सिंपल बात समझ लीजिए कि कोई भी मिरर है, मिरर के किसी भी पॉइंट से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं जिसका जो 90 डिग्री में होनी चाहिए, वो वाली लाइन उस पॉइंट से जो 90 डिग्री में होगी उसको हम अभिलंब कहेंगे। तो ये वाली जो किरण जो यहाँ से आ रही है, ये वाली किरण जब यहाँ से ये लौटेगी तो लौटने के प्रोसेस में जितना एंगल से यहाँ बना के आई थी थीटा, वो उतनी एंगल से यहाँ से भी लौट जाएगी। तो ये लौटने का प्रोसेस हम एक पॉइंट से देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर हम गणना नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये हम अभिलंब के लिए आपको इस फिगर में बताया कि अभिलंब होता क्या। हम ये गणना करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आने वाली लाइट की प्रोसेस क्या हमेशा हर एक पॉइंट से उसी एक वाली बिंदु जहां पर हम बार बार भेज रहे किरण को, यदि उसका एंगल अगर हम चेंज करते चले जाएं तो क्या हमको ये लौटने वाला जो प्रोसेस होगा, क्या हमको हर वक्त हर समय वो हमको किसी न किसी दूसरे डायरेक्शन में, हम दूसरे एंगल में उसको देखते हुए चले जाएंगे? क्या हमें कोई ऐसा एक बिंदु मिलेगा या एक ऐसी हमको रे मिलेगी, एक लाइन मिलेगी लौटने वाली जो शायद हमको फिर मिले भी ना? तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोकेशन, एक पॉइंट हम ढूंढते हैं। अभिलंब के बारे में आप लोग समझ गए हैं। अब हम एक पॉइंट लेते हैं अभिलंब, और उस अभिलंब के उस बिंदु पर हम अलग अलग एंगल से एक लाइन, हम रे को भेजेंगे। हमने पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमने ये अभिलंब खींचा। इस पॉइंट को हम कहते हैं आपतन बिंदु। जिस पॉइंट पर अभिलंब खींचते हैं इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्योंकि इसी बिंदु पर किरणें आती। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाली अभिलंब पे हम एक किरण को भेजते हैं और
और इस किरण को भेजते हैं जिस समय इसका एंगल सपोज मान लीजिए θ1। तो ये जाने वाली किरण भी θ1 से ही होके जाएगी। फिर हमने क्या किया कि इस किरण को थोड़ा सा इसका एंगल को और थोड़ा चेंज किया, जबकि पॉइंट मेरा वही का वही ये। और अब हमने इसको एक दूसरा एंगल दिया, सपोज मान लीजिए ये हमारा O था, ये हमारा A था, तो और ये हमारा A, तो AOS एंगल AOS हमने लिया था θ1। तो जाने वाली किरण हमारी मान के चलिए SOB है, तो ये दोनों बराबर हुआ, और ये रहा θ2। जो भी एंगल ये भी θ1 वही एंगल से मुड़ी है। दूसरा हमने किरण लिया C से लेके O तक, इसके भी कुछ एंगल है COS, और ये एंगल है θ2, अलग एंगल आया। तो जाने वाली किरण जो यहां से लौटी वो भी उसी एंगल से आएगी, मान लीजिए ये D हो गया, तो एंगल DOS θ2। ठीक है, ये एंगल हम क्या करते जा रहे हैं, आप ऐसा बात समझिए कि हम पहले एक टॉर्च की लाइट है, इसको थोड़ा सा ऊपर से हमने जलाया, हमको यहाँ दिखा, फिर हमने उस टॉर्च को थोड़ा नीचे किया तो हमको एक दूसरी जगह दिखी, और हम नीचे करते जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाली पॉइंट हर जगह पे इधर से कम करते हैं, तो इधर आने वाली जो किरण होती है ये भी कम हो जाती है, ये यहाँ आ जाती है। तो ये हमारे पास सपोज मान लीजिए E और F, इसका थीटा भी कुछ और होगा। हम इस तरीके से इसको हमेशा एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, और एक बार हम क्या देखते हैं कि ठीक इस समतल सतह के ठीक नॉर्मल लाइट के सामने एकदम सीधी रेखा में जब हम इसको एक लाइट भेजते हैं, तो वो वाली लाइट, वो वाली रे हमको फिर किसी दूसरे जगह पर नहीं दिखती। तो दूसरे जगह पर नहीं दिखती, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें ये दोनों जिस पाथ से आई उसी पाथ से चली जाती है, जिसके कारण से ये वाली एंगल फिर नहीं बन पाती, या फिर दूसरे जगह हमको वो बिंदु दिखाई नहीं पड़ती। जैसे एक बिंदु से आने वाली किरणें टकराने के बाद हमको दीवार के दूसरे दीवार पे भी बिंदु पर दिखी, उसी को हम थोड़ा सा एंगल थोड़ा चेंज कर दिया, और फिर उस लाइट को रे को देखते हैं तो हमको उसी दीवार के डी बिंदु पर दिखी, फिर एंगल चेंज किए E, फिर हमको मिला F पे। ऐसा करते करते जब हम आते हैं तो ठीक जो अभिलंब हम लोगों ने खींचा है, इस अभिलंब के ठीक सामने से जब हम रे को भेजते हैं, ठीक सामने से, तो ये वाली रे जो हम भेजते हैं, तो ये वाली रे का फिर जो हमारे पास जो दूसरे बिंदु पर जो है, ये हमको कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं पड़ती। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यानी ये साबित हो जाता है कि अगर हम समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो किरण अगर लंबवत की डायरेक्शन में जाएगी, तो वो फिर जिस डायरेक्शन में जाती है या जिस पाथ से होकर जाती है, उसी पाथ से वो लौट के चली आती है। तो जैसे जैसे हम एंगल को चेंज कर रहे थे, सपोज मान लीजिए कि हम शुरुआती में एंगल 60 डिग्री भेजे थे, तो आई भी 60 डिग्री में, हमने एंगल चेंज कर दिया 30, तो ये भी हो गया 30। अगला बार हमने इसको कर दिया 15 डिग्री, तो लौटने वाला भी 15 डिग्री, फिर कर दिया 10 डिग्री, तो फिर हो गया 10 डिग्री। हम ऐसा करते फिर मान के चलिए 5 डिग्री एंगल से भेजा, तो फिर 5 डिग्री एंगल से लौट आई। लेकिन एक टाइम क्या देखते हैं कि जो किरणें जाती है फिर वो उसी पाथ से लौट आती है, अर्थात किसी दूसरे बिंदु पर हमको वो दिखती नहीं। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 डिग्री एंगल से गई, तो 0 डिग्री एंगल से क्या हो गई, लौट के चली आई। अर्थात ये समझाने का मेरा मकसद ये था कि समतल दर्पण पे, ये हमारा टॉपिक है समतल दर्पण, और ये समतल दर्पण से ही इसके इफेक्ट को हम चेक कर हम लोग गणना कर रहे हैं। अर्थात ये हमारी हो गई जाने वाली किरण है, जो ये एरो से आप समझ लीजिएगा, ये आपतित किरण है, और ये लौटने वाली किरण है परावर्तित। तो
आने वाली किरण और जाने वाली किरणों के बीच में कोई एंगल बना ही नहीं, तो इसका मतलब I भी इसका 0 और R भी इसका 0। तो अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, लंबवत पड़ने वाली आपतित किरण लंबवत पड़ने वाली आपतित किरण जिस पथ से होकर जाती है, परावर्तित किरण उसी पथ से लौट जाती है। अतः आपतन कोण का मान 0 डिग्री तथा परावर्तन कोण का मान I = 0 और R एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगी। तो ये बात भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण आपतन कोण जो होता है वो कितना डिग्री एंगल का होता है, तो वो 0 डिग्री का होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये किसी दूसरे जगह पर रिफ्लेक्शन इसका नहीं हो पाता, इसलिए एंगल इसका 0 डिग्री है। ये इसके समतल दर्पण के रूल देखे आप लोगों ने, पहला रूल परावर्तन के नियम से हम लोगों ने लिया, फिर एक इफेक्ट देखा कि ये क्या बार बार एंगल को चेंज करता है, तो किसी दूसरे बिंदु पर ही केवल जाएगा या फिर कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन हमको दिखने के लिए नहीं मिल पाएगा, तो वो पॉइंट होता है आपका अभिलंब की वो पाथ होती है, जिस पाथ पर जाने वाली जो हमारी रे होगी वो उसी पाथ पे लौट के चली जाएगी। अब कुछ प्रभाव को समझते हैं कि समतल दर्पण का प्रभाव क्या होता है। वो मिरर जो होती है वो कैसी मिरर होती है, इमेज क्या बनाती है, किस तरीके की इमेज बनाएगी, और वो उस इमेज के अंदर में हम उसकी कौन सी गुणवत्ता को देख पाते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहली बात, समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण हमारे लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके घर में जो जिस मिरर में आप रोज अपने चेहरे को देखते हैं वो आपके लिए सपोज मान लीजिए समतल दर्पण है, सपोज क्या है ये समतल दर्पण, ठीक है। तो आप उसमें कुछ चीजों को आप समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप देखते होंगे कि समतल दर्पण में आपके जो इमेज होते हैं, जैसे ही आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अगर 2 कदम पीछे चलते हैं तो आपकी प्रतिबिंब जो आईने के अंदर होती है वो भी 2 कदम पीछे चलती है। अगर आप 4 कदम पीछे चलिएगा तो वो भी 4 कदम पीछे चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण में हम एक वस्तु है और दर्पण के अंदर में जो है वो हमारा प्रतिबिंब है। तो अगर हम 2 कदम की दूरी पीछे लेते हैं वो भी 2 कदम की दूरी पीछे लेती है, अर्थात ये हुआ कि हम वस्तु दूरी हो गए और जो हमारे प्रतिबिंब है वो उसकी प्रतिबिंब दूरी हो गई। तो इसका सबसे एक अच्छा प्रॉपर्टी हमारे पास ये मिला कि समतल दर्पण में बनने वाली जो प्रतिबिंब होती है वो दर्पण से जितनी दूर पर वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर पर होता है। और ये एक प्रॉपर्टी हमारे लिए बन गया कि समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। अर्थात ये अगर पूछा जाए कि आप दर्पण से अगर कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर किसी समतल दर्पण के सामने है तो बताइए कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगी। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर पर है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। अर्थात इसकी पहली विशेषता ये है कि इस दर्पण में
वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगी। अर्थात ये हुआ कि समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी है और जो प्रतिबिंब दूरी है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो कभी कभी हम ये देखते हैं, कभी कभी क्या अक्सर अगर आप गौर करके उस दर्पण में देखें तो आप अगर ये वाली हाथ अगर दाईं हाथ उठाइएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि शायद ये हमारा बायां हाथ है, और अगर बाएं हाथ को उठाइएगा तो आपको ये फील होगा कि हमारा दायां हाथ है। या फिर आप बुक के कोई भी किताब के किसी भी अक्षर को आप देखें या फिर किताब को आईने के सामने लेके जाएंगे तो जो राइटिंग लिखी होती है, जो अक्षर लिखे होते हैं, ठीक उसकी विपरीत आपको मिलेगी। यानी दायां साइड से लिखा हुआ चीज आपको बायां साइड से दिखाई देगा, यानी उल्टा का मतलब ऊपर से नीचे की ओर नहीं, दायां वाला बायां और दायां तरफ से लिखेंगे तो हमको बाईं तरफ से दिखाएगी। ठीक है, आपके बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आर आप ऐसे लिखते हैं तो दर्पण के सामने इस आर को लेके जाइएगा तो ये आर ऐसे आपको दिखाई देगा, ये होगा। तो इस वाली ये वाला जो हम परिवर्तन देखते हैं प्रतिबिंब का, ये परिवर्तन जो कहलाता है हमारा, इसको हम कहते हैं पारस्व परिवर्तन। पारस्व परिवर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है। पारस्व परिवर्तन एक इमेज का एक परिवर्तन है जो हमको दिखने के लिए मिलता है कि उसका दायां भाग हमको बायां तरफ दिखता है और बायां भाग हमको दायां तरफ दिखता है। इस वाले परिवर्तन को ही हम पारस्व परिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, पारस्व परिवर्तन ही दर्पण में एक प्रतिबिंब बनती है, अर्थात पारस्परिक रूप से वो उल्टा बनता है, यानी दायां भाग बायां की तरफ और बायां भाग हमको दायां दिखता है। ये चीज, ये वाली परिवर्तन, ये इमेज का ये परिवर्तन ही हम इसको पारस्परिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात हमारे पास कि इस दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब पारस्परिक रूप से उल्टा होता है। अच्छा, समतल दर्पण में इमेज कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में ये बात एकदम पक्का एकदम बांध लीजिए कि समतल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, केवल और केवल काल्पनिक, इसमें वास्तविक कभी नहीं बन सकता। हाँ, आप ये बात पूछ सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमें बताइए सर कि कैसे बनती है, या हम कैसे मान लें कि काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो आप इसका मेरा उत्तर ये रहेगा कि आप आईने के सामने में जाके खड़े होइए। अगर आप वहां से चले जाते हैं और आपकी प्रतिबिंब अगर आईने में रह जाती है तो ये बात समझ लीजिए कि वो वास्तविक है, और आप जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता। अर्थात आपके हटने के बाद वो प्रतिबिंब भी आप ही के साथ चला जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होने का मतलब ये है कि हम जब चाहे उसको देख सकते हैं। तो समतल दर्पण में हमेशा केवल और केवल, इस दर्पण में हमेशा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है, केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप इस बात में देख लीजिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आते रहता है कि वैसे दर्पण का नाम बताइए जो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब है। उसमें से एक समतल दर्पण भी है और एक उत्तल दर्पण भी है, जो आपको आगे वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। और ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसे समझाना चाहूं और आप इसको भली भांति अगर समझ ले तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भी वीडियोस बन रहे हैं वो खास करके हम आप ही लोग के लिए बना रहे हैं।
ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। आपके 10th क्लास के जो भी फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स है वो साथ साथ भी हम बताएंगे। आप मेरी लेक्चर क्लास को सुनिए, आपको समझ में आएगा। और अगर जो बातें नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जवाब हम दे सके, जो हम अपने लेक्चर क्लास में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हमारे चौथे वाले में कि क्या इसके पास कोई और प्रॉपर्टी है जिसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं कि समतल दर्पण में जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो जितना मेरी हाइट होती है दर्पण में भी हाइट उतना ही दिखाता है। अगर उस दर्पण में आपके हाइट से अगर उसकी हाइट छोटी होगी या फिर कोई आपके तरह का इमेज नहीं बताएगा, यानी आप लंबे हैं ज्यादा और हाइट आपकी छोटी बता रही थी, इसका मतलब समझ जाइए कि वो समतल दर्पण नहीं है। ठीक है, समतल दर्पण में आपके कोई परिवर्तन उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल और केवल पारस्परिक रूप से परिवर्तन होगा, सिर्फ दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, इसके अलावा उसमें कोई अलग नहीं मिलेगी। अर्थात ये होगा कि समतल दर्पण में बनने वाला जो इमेज है, जो हमारी वस्तु जो वस्तु रखे हैं उनके हाइट में भी आपको कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अर्थात करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास जो भी प्रतिबिंब बनेगी वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी वो हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, और पांचवा बात आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ये तो हमेशा हम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रतिबिंब जो होती है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु होती है वो जो दर्पण के आगे होता है। तो इसमें प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही पीछे बनती है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। अच्छा, हाँ, ये हमारे पास दर्पण जो होता है हमेशा इस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक ही हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि इसे हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। जो चीज हम आपको अभी बोल के गए थे, ठीक है, कि हम पर्दे पर इसे उतार नहीं सकते। तो हमारे पास समतल दर्पण का जो टॉपिक्स हुआ ये आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर क्लास में आप देखिएगा, इसमें गोलीय सतह से बना हुआ एक क्लास होगी जिसको हम दर्पण का निर्माण कराएंगे और उसमें आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझिएगा, जो बच्चों लोगों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और आप इस बात से ज्यादा मतलब हमारी बातों को सुने। बोर्ड पर लिखी हुई बात जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो आप कभी भी स्क्रीनशॉट करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से थोड़ा सुने। और जो हम अवतल दर्पण और जो आपका मेन जो टॉपिक आएगा इसके अगले वाले, जिसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को आप समझिएगा, उस पर आने वाली किरणों का इफेक्ट समझिएगा, अलग अलग बिंदुओं पर हम जब वस्तु रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। इन सब चीजों के लिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी गारंटी है कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेरे क्लास को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। और जो भी चीजें हम बताते हैं खास करके वो हम अलग से बताने के लिए, खास करके आप ही लोग को, वैसे बच्चे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम के वक्त ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाता है और हम ज्यादातर नोट्स नहीं बना पाते। तो आपका अगर धीरे धीरे से और छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे हम जो काम कर रहे हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।